सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरंभ एजुकेशन हब। तो मैं बात करता हूं, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश और इंग्लिश में वॉइस। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग बात करेंगे आज वॉइस की। और अगर मैं बात करूं वॉइस, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की बात करें, आप MPSI की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर 3 मार्क्स, जेल प्रहरी की बात करें तो 2 मार्क्स, CGL की बात करें तो 2 क्वेश्चन आपके प्री में और 20 से 25 क्वेश्चन आपके मेंस में, CPO में बात करें तो 2 प्री में और 20 से 25 क्वेश्चन आपके मेंस में। ये आपका वॉइस, अपना जो वॉइस का रोल है किसी भी कंपटीशन में, वो आपके सामने है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, कुछ जेल प्रहरी, कुछ MPSI, कुछ CPO-SI, कुछ CGL। लेकिन इंग्लिश के जो कॉन्सेप्ट हैं, अगर मैं बात करूं कि वॉइस अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसकी होनी चाहिए? टेंस की। टेंस को मैंने जिस लेवल पर ले जाकर कंप्लीट कराया है, आप एक बार उसको देखो तो सही। 13 पार्ट में केवल और केवल कॉन्सेप्ट की बात की गई है। अभी उसके प्रीवियस ईयर पेपर, उसके प्रैक्टिस सेट, उसके जो भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाना, अभी 5 से 6 क्लास और। फिर इसके बाद आर्टिकल की मैं बात करूं, आर्टिकल में 7 से 8 क्लास हमारी हुई हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए, और 1 से 2 क्लास अभी कुछ क्वेश्चन मैंने दिए थे 30-40, उनको मैंने सॉल्व करवाया है। प्रीपोजिशन की मैं बात करूं तो 8 पार्ट में सिर्फ कॉन्सेप्ट को लिया गया है, और इसके बाद 120 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, जिसके लिए 3 से 4 क्लास में इनको कंप्लीट कराया जाएगा। अगर मैं बात करूं इन 3 टॉपिक की, तो आप अगर क्लास टोटल करें तो लगभग 30 क्लास के आसपास होती है। और सिर्फ CPO-SI, सिर्फ MPSI और जेल प्रहरी की अगर बात करूं तो 30 क्लास में आप इंग्लिश का पूरा कॉन्सेप्ट, जो लेवल आपका SI में पूछा जाता है, उसको कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान आपका अधूरा रहेगा, और अधूरा नॉलेज जो भी है वो बहुत ही डेंजरस होता है। हमेशा वो आपको कभी सक्सेस नहीं होने देगा। आपको चीज़ें आती होंगी, सब कुछ बनता होगा, लेकिन किसी भी टॉपिक का अधूरा ज्ञान, मैं समझता हूँ कि एक टीचर होने के नाते, एक आपका बड़ा भाई या फ्रेंड होने के नाते आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं। जो भी कंटेंट आपको दिया जाएगा, आप 7 से 8 बुक अपने सामने रखो, और इसके बाद आप देखो कि किसी भी बुक का कोई कॉन्सेप्ट इन नोट्स में से छूटा तो नहीं। इस बात का दावा है, और आपके पेपर में कोई भी पूछा गया क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं। ठीक है, तो ये कुछ डिस्कशन है, और अभी 3 टॉपिक हमारे कंप्लीट हुए हैं। जो बच्चे प्रॉपर क्लास, जो स्टूडेंट्स बैच में एडमिशन लिए हैं, उन तक सभी स्टडी मटेरियल, चाहे PDF या सभी सब्जेक्ट का, वो प्रॉपर तरीके से भेजा जा रहा है। और जो लोग नहीं ले रहे हैं उनके लिए जितना मैं हेल्प कर पा रहा हूँ, पॉसिबल है उतना मैं कर रहा हूँ। आप लोग भी अगर कंप्लीट बैच या कंप्लीट किसी भी कंपटीशन के लिए क्लास लेना चाहते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में ऑफलाइन बैच पढ़ा पाना या ऑफलाइन आप कहीं पर भी पढ़ रहे थे, वो पॉसिबल अभी नहीं है, और कब तक नहीं होगा इसका कोई अभी टाइम डिसाइड नहीं है। तो ठीक है, अपनी प्रिपरेशन घर बैठे करिए, और जितना अच्छा अपने ऊपर टाइम दे सकते हैं उतना बेहतर है। वॉइस की अगर मैं बात करूं तो वॉइस का अगर यूज की बात करें कि हम लोग वॉइस आखिर इंग्लिश में पढ़ क्यों रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि बिना वॉइस के आप ना तो कोई चीज़ बोल सकते, ना ही कोई बात लिख सकते, यानी कि राइटिंग हो, रीडिंग हो, या आपका कम्युनिकेशन, स्पीकिंग हो, सभी जगह आपको वॉइस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने कहा, विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया। अब यहाँ पर आपको समझना है कि एनकाउंटर किया गया, काम क्या किया गया वो इम्पॉर्टेंट है, या किसने किया वो इम्पॉर्टेंट है। काम जो किया गया, ठीक है, उसे अस्पताल ले जाया गया। आप न्यूज़पेपर या एंकर जब रिपोर्ट किसी भी न्यूज़पेपर की हेडिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपने सारी चीज़ों को देखा होगा।
हम लोग अक्सर वॉइस में जो 9, 10, 8 में पढ़ते हैं उसमें यही राम रोटी खा रहा है, रोटी राम के द्वारा खाई जा रही है। इलॉजिकल। पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा कि रोटी राम के द्वारा खाई जा रही है, ऐसा क्या है। मतलब जबरदस्ती हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें, वही वॉइस हो जाता है। वॉइस का यूज ये नहीं है कि राम रोटी खा रहा है तो इसका हमने लिख दिया रोटी राम के द्वारा। ये तो हम अपनी तरफ से एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, क्या चेंज किया जाता है उसकी। लेकिन अगर मैं बात करूँ यूज, तो यूज ऐसी जगह पर किया जाता है, उसे अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल में उसे मृत घोषित किया गया, यानी कि काम इम्पॉर्टेंट है, वर्क इम्पॉर्टेंट है, काम को करने वाला यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है। बात समझ में आई? दो बातें, एक तो डूअर और एक जिस पर काम हो रहा है, दो बातें हैं यहाँ पर। डूअर जो भी होगा लिविंग होगा, और सब्जेक्ट जो होगा एक डूअर और एक लिविंग होगा। तो ये सारी चीज़ें हम समझते हैं कि वॉइस का जो यूज है वो कहाँ पर है। जैसे अपन न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन कि पुलिस ने चोर को पकड़ा, ये तो ठीक है, या चोर पकड़ा गया, ठीक है। तो चोर पकड़ा गया यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, विकास दुबे पकड़ा गया या पुलिस ने विकास दुबे को पकड़ा। तो ऐसी जगह पर हम लोग वॉइस का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि रोटी राम के द्वारा खाई जा रही है और रोटी राम को खा रही है, कुछ भी बना रहे हैं। चलिए समझते हैं थोड़ा सा वॉइस को, कि एक अगर एक्टिव और पैसिव में दो पार्ट में हमने सीखा। एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वॉइस बनाएंगे किसका, एक सेंटेंस का, मीनिंगफुल सेंटेंस का। और सेंटेंस क्या होता है, अगर मैं बात करूं कि वॉइस आप किसी का भी बनाएंगे तो क्या होगा, वो सेंटेंस होगा। क्या होगा, सेंटेंस होगा। और सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा हो। सेंटेंस क्या होगा, जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा हो। जैसे मैं बोलूं वह खाना खा रहा है, या खाना खा रहा है वह, कुछ भी, मतलब कि वर्ड्स का अरेंजमेंट ही सेंटेंस होता है, या प्रॉपर अरेंजमेंट। तो आप बोलेंगे प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। अब जब बात आ गई प्रॉपर, तो प्रॉपर अगर हम पढ़ेंगे तो यहां पर होगा इसका क्या, ठीक है। यहां पर हमें पढ़ना पड़ेगा, जब कंप्लीट मीनिंग निकालना है तो उसका स्ट्रक्चर। और जब स्ट्रक्चर की बात आई तो स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है वर्ब, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। ये बात यहां से निकल कर आई, और इसी को हमने कहा कि ये है क्या, एक्टिव, ठीक है। अगर आपको कोई भी किसी को कोई बात बोलनी है या कुछ अपने विचारों को एक्सप्रेस करना है किसी के सामने, तो आप क्या करेंगे, वर्ड्स को अरेंजमेंट करेंगे, और उन वर्ड्स को प्रॉपर अरेंजमेंट करेंगे। यानी कि पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। उसी को हम बोलते हैं कि कंप्लीट मीनिंग के लिए एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, और स्ट्रक्चर यही है। और ये सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब एक्टिव, और इसी को अगर हम ऐसे करके लिख दें, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट को लिख दूँ और यहाँ पर मैं सब्जेक्ट को लिख दूँ, यानी कि ऑब्जेक्ट को उठाकर मैं सब्जेक्ट की जगह रख दूँ और सब्जेक्ट को उठाकर मैं ऑब्जेक्ट की तरह रख दूँ। और अगर आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह है तो कई बार हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस पैसिव में लिखा है या एक्टिव में लिखा है। उसको अपन बहुत आसानी से चीज़ों को देखेंगे, सब कुछ, सारे रूल्स आपको भूल जाएं, सभी के सभी रूल्स, सभी के सभी स्ट्रक्चर आपको भूल जाएं, लेकिन आपका क्वेश्चन नहीं गलत होगा, इस बात की गारंटी है। प्रीवियस ईयर पेपर उठाऊंगा, आपको बोलूँगा सभी रूल्स भूल जाओ, इसके बाद भी आप वॉइस के आंसर सही दे रहे होंगे। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर एक्टिव वॉइस में आप बोल रहे हैं तो V1 हो सकता है, V2 हो सकता है, V3 हो सकता है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING भी हो सकता है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES हो सकता है। मैंने कहा क्या कहा कि वर्ब, अगर आपका सेंटेंस एक्टिव में लिखा है तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, सेकंड फॉर्म हो सकती है, थर्ड फॉर्म हो सकती है, ING फॉर्म में हो सकता है, S या ES लगा होगा। लेकिन अगर सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में लिखा है तो केवल और केवल V3, पहली पहचान तो ये हो जाती है कि केवल और केवल सब्जेक्ट, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगा, ठीक है। ये तो हो गया कि आपको एक सेंटेंस, और सेंटेंस के बाद उसका जो स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के बाद आपको एक्टिव वॉइस।
अब मैं बात करूं कि वॉइस की अगर कैटेगरी कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कितने तरह से आपको वॉइस पढ़ना है, तो दो तरह से। कौन कौन से? एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होते हैं? व्हेन द डूअर इज मोर इम्पॉर्टेंट, यानी कि काम को करने वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। व्हेन द डूअर इज मोर इम्पॉर्टेंट, व्हेन द डूअर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्क, यानी कि काम से ज़्यादा काम को करने वाला इम्पॉर्टेंट हो। समझ में आया कि एक्टिव वॉइस कहाँ पर हम यूज करते हैं? जब काम को करने वाला जो काम हो रहा है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, यानी कि सब्जेक्ट जो है काम को करने वाला हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। और पैसिव वॉइस, वर्क डन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन डूअर, वर्क डन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन डूअर, काम को करने वाले से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो आपका काम, वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं पैसिव वॉइस। अब बात करते हैं कि एक्टिव वॉइस से किसी सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या क्या? पहली बात, आपको ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ये सभी को पता है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं? बाई ढूंढने में समय अपना वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं कि अगर वाई दिखेगा तो पैसिव होगा, नहीं दिखेगा तो एक्टिव समझ के चलना। मैं भी आपको उस दुनिया में भी घुमा कर लाऊंगा जहाँ पर बाई के अलावा और भी प्रीपोजिशन मिलेंगे, बात पैसिव वॉइस की हो रही होगी। बाई के अलावा कोई भी प्रीपोजिशन नहीं होगा, बात पैसिव वॉइस की हो रही होगी। अब इसके बाद अगर हम किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करें या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करें, इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। लिख लीजिए इसको। अगर हम एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में चेंज करें तो क्या कहा जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन। इट मीन्स चेंज इन द स्ट्रक्चर बट मीनिंग डज नॉट चेंज, यानी कि किसी भी सेंटेंस को आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करोगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब, उसका मेन वर्ब, सब चीज़ें बदल चुकी होंगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब कुछ बदल चुका होगा, लेकिन मीनिंग जो होगी वही निकलेगी जो कि आपका एक्टिव वॉइस से, यानी कि उस सेंटेंस से निकल रही थी, उसको पैसिव में आपने कन्वर्ट किया। मीनिंग डज नॉट चेंज, ठीक है। अब इसके बाद इतनी सी बातें आपने समझा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते क्या हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस आपका जो आपने टेंस में पढ़ा वही सारी चीज़ें जितना भी था, यानी कि इसके लिए आपको टेंस का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, यानी कि टेंस की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हैं उन सभी के बारे में एक बार अगर मैं चीज़ों को आपके साथ बस रिवाइज करवाऊं और आप मेरे साथ बस बोलते चलिएगा, साथ के साथ आपको भी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। देखिए कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि कौन सा सेंटेंस या कौन सा टेंस है जिसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते। आप रटेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और चीज़ें धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? भूल जाएंगे। आपको सेंटेंस लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और आप उसका पैसिव बनाने चले, फिर आपको रटाया जाता है। मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा कि क्यों नहीं बनाते, ठीक है। चलिए एक बार सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब एक बार जरा जोर से बोलें। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। लिखता चलूँ क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एस या ई एस लगेगा कब? जब सब्जेक्ट आपका होगा सिंगुलर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी जब सब्जेक्ट होगा आपका प्लूरल। और इसके साथ अगर आप इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसके साथ आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब क्या? डू और डज, ठीक है। और अगर इसी का आप पैसिव वॉइस बनाएं, पैसिव वॉइस बनाएंगे
तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं आपको बस थोड़ा सा कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपको सभी के सभी स्ट्रक्चर भूल जाएं, लेकिन आपको पैसिव में लिखा है या एक्टिव में लिखा है, कभी बाई लास्ट में नहीं ढूंढेंगे, बाई लगा है या नहीं लगा, आप सीधे बोलेंगे कि ये बात एक्टिव वॉइस की है, ये पैसिव। आप यहां पर देखिए कि अगर आपने टेंस पढ़ा है तो आपको इज एम आर तो पता होगा कि ये बात तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर अगला लिखूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बात किसकी हो गई? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये एक्टिव की बात हो रही है, किसकी? एक्टिव की। तो यहां पर आपने देखा कि इज एम आर के साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पढ़ा है। अगर कहीं पर किसी सेंटेंस में इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा मिले तो बाई नहीं ढूंढना। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, डूअर क्या है, किस पर काम हो रहा है, कौन काम कर रहा है, इस पर मत जाना। आपको सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड पकड़ने हैं कि इज एम आर के साथ आईएनजी होता है एक्टिव वॉइस में। अगर इज एम आर के साथ कहीं पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस में। और किसका पैसिव वॉइस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कई बार क्वेश्चन आपसे पैसिव वॉइस में लिखा होगा। सिर्फ अभी मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, एक एक करके मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लिखूंगा, उसके एग्जाम्पल लिखूंगा, उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। पहली क्लास है, आप चीज़ों को बस सुनते जाइए और समझते जाइए। हो सकता है ये चीज़ें आपको सुनने में याद हो जाएं और लिखने में जीवन भर आप लिखते ही रहें और कभी भी आपके दिमाग में सेट नहीं होंगी। अगर इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म और इज एम आर लगा है, फिर इसके बाद बोले इसको एक्टिव में आना है, तो आपको ये समझना होगा कि इज एम आर प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है। और इसका जब एक्टिव बनाएंगे तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस लगा होगा। सभी के सभी ऑप्शन सर्च करना, केवल एक ऑप्शन ऐसा होगा जहां पर इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इस स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा। कई बार यहाँ पर पैसिव में लिखा है और ऑप्शन में बीइंग लगा कर देगा, आपको कंफ्यूज करेगा कि आपको पता ही नहीं है कि स्ट्रक्चर किसका है। क्या की पॉइंट क्या है जो आपको याद रखना है कि इज एम आर के साथ हमेशा अभी तक हमने वर्ब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पढ़ा है एक्टिव वॉइस में। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। कंटिन्यूअस की बात करूं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर पैसिव वॉइस में जब आप इसको करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर है और इज एम आर के साथ अगर कहीं पर भी बीइंग, आपने एक्टिव वॉइस यानी कि टेंस के जितने भी स्ट्रक्चर हैं, आप एक बार मेरी टेंस की पहली क्लास, उसमें मैंने पूरा का पूरा चार्ट बनाकर ये सभी हेल्पिंग वर्ब बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर आपने कहीं पर बीइंग नहीं पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है आपने? बीन पढ़ा है एक्टिव वॉइस यानी कि टेंस में। और कहाँ पर पढ़ा है? हैड बीन पढ़ा होगा, हैव बीन पढ़ा होगा, लेकिन कहीं पर भी बीइंग नहीं आया होगा। और अगर आपको बीइंग दिख जाए और किसके साथ? इज एम आर के साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म बीइंग आया है तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके साथ इज एम आर, तो आपको वापस आना है कि ये बात तो पैसिव की है। अगर हम एक्टिव में आते हैं तो इसका बीइंग गायब हो जाएगा और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि हमें एक्टिव से पैसिव में भी जाना पड़ सकता है और पैसिव से एक्टिव में भी आना पड़ सकता है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहाँ पर? एक्टिव वॉइस के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और ऑब्जेक्ट प्लस, ठीक है, यहाँ पर आपको बाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, और बाई नहीं, यहाँ पर सुटेबल प्रीपोजिशन, मैं बाई नहीं बोल रहा हूँ,
और यहाँ पर सब्जेक्ट, बार बार ऑब्जेक्ट यहाँ पर बोल रहा हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट। आप बाई ही लिखते जाइए, लेकिन मैं बताऊंगा कि सूटेबल प्रीपोजिशन में बोल रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा सा कुछ नई चीज़ें सिखाऊंगा। बाई नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि कई बार विथ भी आएगा। सूटेबल प्रीपोजिशन लिखें यहाँ पर, ठीक है। ज़रूरत के हिसाब से हम प्रीपोजिशन बदलते रहेंगे। बात किया मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करूं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। क्या डिफरेंस आपको कुछ समझ में आ रहा है? अगर आप चीज़ों को जोड़कर पढ़ेंगे, टेंस को वॉइस के साथ जोड़कर पढ़ेंगे, तो कोई भी रूल आपको रटने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव तो याद रहता है, लेकिन इसका पैसिव बनाना है तो क्या होगा? तो आपको ध्यान रखना है कि हैज हैव तो यहाँ पर है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन हैज हैव बीन आपने पूरे टेंस में कहीं पर भी अगर बीन आया है तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर बीन आया है तो वो बात हो जाती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, और जहाँ पर कॉन्टिन्यूअस वर्ब आ जाए, कॉन्टिन्यूअस वर्ड आ जाए, वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही यूज करते हैं। अगर कहीं पर भी आपको हैज हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिले तो वो बात किसकी हो रही है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। उसके बाद सिंस फॉर और टाइम लगा हो तो आप बोलेंगे तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात है। कैसे पहचाना मैंने? हैज हैव बीन लगा है, उसके साथ आईएनजी फॉर्म में वर्ब लिखा है। अगर बीन के साथ कहीं पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा मिले तो वो बात पैसिव वॉइस की है। ना मैं बाई ढूंढूंगा, ना मैं डूअर देखूंगा, ना मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कुछ भी। मुझे कीवर्ड पता है कि बीन के साथ एक्टिव वॉइस में मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं पढ़ा, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है तो ये तो पैसिव वॉइस का है। और इसको एक्टिव में जब जाना है तो मुझे पता है इस बीन को गायब करूंगा, तो यहाँ पर मैं इस फॉर्मेट में आया और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यहाँ पर एज इट इज रखूंगा। ये मैं आ गया कहाँ पर? पुनः एक्टिव में, ठीक है। अब मैं इसके बाद बात करता हूँ, बिठा दूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई सेंटेंस लिखा है और ये लिख कर आ जाता है कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर होता है क्या? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखिए यहां पर हैज हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने लगाया तो ये पहुंच गया कहाँ पर? पैसिव वॉइस में। तो ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम ऑब्जेक्ट जो भी है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक समझना है। और इसके बाद अगर मैं इसका पैसिव बनाने की कोशिश करूँ तो ऑब्जेक्ट लिखूंगा और इसके बाद मैं हैज हैव बीन लिखूंगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव बीन प्लस बीइंग, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने इज के साथ बीइंग लगाया था, यहाँ पर भी मैं हैज हैव बीन के साथ बीइंग लगाऊंगा। हैज हैव बीन बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका जो भी सब्जेक्ट है। क्या सही लिखा है मैंने? तो आप बोलेंगे सर किसी भी एक सिंगल सेंटेंस में कोई भी दो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक ही सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, यानी कि एक ही सेंटेंस है उसमें कोई भी दो हेल्पिंग वर्ब, ऐसा कोई टेंस बताइए जहां पर आपने हैज भी लगाया हो, हैव भी लगाया हो, विल भी लगाया हो, इज भी लगाया हो। एक सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो बी की अगर मैंने थर्ड फॉर्म लगा दिया बीन, तो फिर उसके बाद बी की आईएनजी फॉर्म लगाना क्या सही है? या तो बीइंग होगा या तो बीन होगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर इसलिए नहीं बनाया जाता। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट।
प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्टिव में, और आप इनको चेंज करें पैसिव में। सीता सिंग्स अ सॉन्ग। स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SER ES प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस HMR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस कोई भी प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। मैंने यहाँ पर कोई भी प्रीपोजिशन वर्ड का जिक्र किया है तो कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, लिखिए राधा सिंह, सिंह होगा या सिंग्स होगा, तो मैंने क्या बताया, राधा सिंगुलर है। ठीक है, इसका आपको पैसिव बनाना है, राधा सिंग्स अ सॉन्ग। श्याम किल्स अ स्नेक, श्याम किल्स अ स्नेक, द जार कंटेन्स, द जार कंटेन। ठीक है, कुछ भी है उसमें। अगला लिखिए एन एरो किल्स स्नेक, अमन नोज दिस एड्रेस। ठीक है, ये 5 एग्जाम्पल है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सभी के सभी आप देख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SER है, और आप इनको चेंज करें पैसिव वॉइस में। बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, कोशिश करिए, और फिर इसके बाद मैं इनको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, मैंने आपको प्रीपोजिशन पढ़ाया है, मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया है, और अब देखते हैं आप इनको कैसे बनाते हैं। ठीक है, कोशिश करें। राधा सिंग्स अ सॉन्ग, आपने बनाया होगा अ सॉन्ग इज संग बाय सीता, अ सॉन्ग इज संग बाय राधा। क्या लिखा आपने, अ सॉन्ग इज संग बाय, यही तो आपने लिखा होगा। आपने क्या किया, इसको, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका वर्ब है, इसके साथ SER ES, और ये आपका सब्जेक्ट है। आपने इस ऑब्जेक्ट को उठाया, सब्जेक्ट की जगह मैंने कहा अ सॉन्ग, फिर आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SER ES, तो इसके जगह पर आप हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे, और सिंग का थर्ड फॉर्म संग, यहाँ पर आपने वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा, फिर आपने लिखा बाई और किसके द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये सब्जेक्ट डूअर आपका लास्ट में, और जो काम किया जा रहा है, वर्क इज मोर इम्पॉर्टेंट देन डूअर। ठीक है, अ सॉन्ग इज संग, जो आपने जिक्र किसका पहले किया, जो काम किया जा रहा है, यानी कि वर्क इज मोर इम्पॉर्टेंट देन सब्जेक्ट या डूअर। सेकेंड, ही किल्स अ स्नेक, श्याम किल्स अ स्नेक, तो इसका क्या बनाएंगे, आपने देखा इसको पहले अ स्नेक किल्स है, अ स्नेक इज आएगा, स्नेक इज किल्ड बाय श्याम। अब देखिए गलती कहाँ पर होगी कि आपको ये दिखाएगा ऑप्शन में इज, और इज के साथ आपको लगेगा कि यार इसको किलिंग कर देते हैं ना। ऑप्शन में कई बार आपको किलिंग भी लिखा होगा, कई बार आपको लगा होगा कि यार इज तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए ना, इज के साथ ईडी जम नहीं रहा है, और आप जहाँ पर जचाने की बात करेंगे वहाँ पर आपका कभी सही नहीं हो सकता। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इज के साथ ईडी फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है, तो यहाँ पर हमें कई बार ऐसा लिख सकते, स्नेक इज किल्ड, सांप मारा गया,
आप बाई ढूंढ रहे हैं। अब यहां पर बस अगर इतना मैंने लिखा आई स्नेक इज किल्ड, तो किसी सांप की बात कर रहे हैं कि जिसको बहुत दिनों से, या यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ द स्नेक, तो जिस सांप को आप बहुत दिनों से मारने का इंतजार कर रहे थे, आज वो मारा गया। किसने मारा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सांप मारा जाना चाहिए था और वो मारा गया। तो आई स्नेक इज किल्ड, आप बोलेंगे सर बाई नहीं लगा तो हम पैसिव कैसे कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या डूअर है, क्या डूअर है? नहीं, सांप मारा गया, यहाँ पर ये डूअर नहीं है, डूअर का तो कहीं पता ही नहीं है। तो काम क्या किया गया वो इंपॉर्टेंट है, वर्क इज इंपॉर्टेंट देन डूअर। बात समझ में आई कि आप कभी भी बाई लिखा अगर ना मिले तो बेहोशी की स्थिति में नहीं आना। आपको समझना है कि इज के साथ अगर किल्ड आया है, क्योंकि हमने पढ़ा है इज एमआर के साथ आईएनजी फॉर्म होता है एक्टिव वॉइस में, इज के साथ अगर किल्ड लिखा है तो ये बात पैसिव की हो गई। और अगर इसी को बस इतना लिख के और बोला जाए कि इसको पैसिव बनाओ, तो आपको नाम नहीं पता तो आप बोल सकते हैं समवन या somebody kills a snake। किसी ने सांप को मारा, मुझे नहीं पता किसने मारा, बट वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन डूअर, तो इसको हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे। ये बात समझ में। अब इसके बाद द जार कंटेन्स अ वाटर, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, या केरोसिन या पेट्रोल, किसी भी जार में कुछ भरा हुआ है, तो आप कैसे लिखेंगे? आर्टिकल यहां पर नहीं आएगा, वाटर इज। अब देखिए वाटर कंटेन्स है ना, तो ये मुझे बता रहा है कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि जार सिंगुलर है, इसके साथ यस या यस लगा है, तो यहां पर जो आएगा वाटर इज कंटेन्ड, वाटर इज कंटेन्ड। अब आप बोलते हैं कि सर अक्सर पैसिव वॉइस में बाई लगाते हैं, लेकिन किसी कंटेनर में कोई चीज़ भरी जाती है तो बाई नहीं, ठीक है, इन आता है, वाटर इज कंटेन्ड इन जार। तो मैंने कहा कई बार पैसिव वॉइस में इनका भी यूज करते हैं, बाई ढूंढने के चक्कर में हम गलत कर देंगे, हमें लगेगा कि ये एक्टिव वॉइस में लिखा है। सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है, इसके अलावा मुझे वाटर से मतलब नहीं, मुझे जार से मतलब नहीं, काम तो कोई नहीं कर रहा है। अब आप लोग बोलेंगे डूअर कहाँ है, किस पर काम हो रहा है, काम क्या किया जा रहा है, तो आपको समझना है कि इज कंटेंट बता रहा है कि इसके साथ कंटेनिंग होता तो मैं समझता कि ये तो कॉन्टिन्यूअस में जा रहा है, इज के साथ कंटेंट है, ये तो पैसिव वॉइस की बात है। एन एरो किल्स स्नेक, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी हथियार है जिससे आपने किसी को मारा, एन एरो किल्स स्नेक, तो आप इसका जब पैसिव बनाएंगे A snake is killed। अब बाई या विथ, जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं तो वहां पर बाई नहीं, विथ एन एरो। तो अब आपने बोला कि सर अभी तक तो हमने बाई पढ़ा, मैंने कहा इन भी आएगा, मैंने कहा विथ भी आएगा, ठीक है। अब इसके बाद अमन नोज दिस एड्रेस, दिस एड्रेस इज, दिस एड्रेस इज नोन टू अमन। अब लीजिए मैंने कहा सर टू भी आएगा, तो बाई आपने सिर्फ सीखा था कि पैसिव वॉइस में, अगर आपको यहाँ पर टू विथ इन, तब तो आप बोलेंगे ये सभी के सभी एक्टिव वॉइस में, क्योंकि आपको सिर्फ फंडा सिखाया गया, बाई देख लेना, अगर बाई लगा है तो पैसिव वॉइस है, उसको एक्टिव में बना देना। जी नहीं, आपको क्या करना है, एड्रेस इज नोन, ये इज बता रहा है कि इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इज किल्ड ये बता रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज कंटेंट बता रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इज एमआर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। बोलिए कहानी क्लियर। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप उसका पैसिव, आप उसका एक्टिव बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब इसके बाद मैं बताता हूं कि ये इन, विथ, बाई कहाँ पर यूज। तो अगर बाई की बात करूं कि बाई, इन, विथ कहाँ पर यूज किया जाता है, तो बाई का यूज कोई भी लिविंग के साथ, कोई भी लिविंग थिंग्स है या कोई भी व्यक्ति है जो काम को कर रहा है उसके साथ हम बाई का यूज कर सकते हैं। लिख लीजिए, बाई का यूज लिविंग बीइंग या किसी पर्सन के लिए, बाई का यूज
लिविंग बीइंग या कोई पर्सन हो उसके लिए हम यूज करते हैं। विद का यूज हम करते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो या कोई भी किसी भी टूल्स का नाम हो, विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट या नेम ऑफ द टूल, तो उसके साथ हम नेम ऑफ एनी टूल्स, ठीक है, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट। फिर इसके बाद और मैंने क्या बताया था, इन का यूज नेम ऑफ द मीडियम, नेम ऑफ द मीडियम, और भी मैंने क्या बताया, एट, जहां पर समथिंग, एट समथिंग, और मैंने क्या बताया, टू, नो, रिस्ट्रिक्ट, कंबाइन, इनके साथ हम जो फिक्स प्रीपोजिशन, कई बार आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स होता है और वहां पर बाई लगा के आपको एरर आएगा। तो हमने क्या समझा, सबसे पहले कि आपको टेंस का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। फिर इसके बाद मैंने प्रीपोजिशन को 8 से 10 क्लास जितना भी टाइम, जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे उन सभी को डिटेल में एक्सप्लेन किया, ताकि आपको आगे आने वाले टॉपिक में उन चीज़ों को आप लिंक करके और आसानी से आंसर बता सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, उसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव और पैसिव, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसके बाद